स्वर सुधा मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज सुनिए हिंदी साहित्य जगत की जानी मानी लेखिका उर्मिला शिरीष द्वारा लिखी कहानी झूला घर। नियुक्ति का पत्र हाथ में लिए वह खुशी से स्वयं को संभाल नहीं पा रही थी। कितनी ही बार पढ़ा उसने पत्र को। क्या सचमुच यह नियुक्ति पत्र ही है? सपना तो नहीं देख रही मैं? नहीं, यह सपना नहीं, हकीकत है। उसने घर के दरवाजे खोल दिए। ठंडी हवा के झोंके सुखद तो लग रहे थे। सामने खेलते हुए बच्चे, आकाश में उड़ते हुए पखेरू, सभी कुछ प्रसन्नता तथा रोमांच से भरा लग रहा था। यकायक ही उसको अपना चेहरा, आंखें, चाल, बाल सब कुछ खिला खिला, खूबसूरत तथा आत्मविश्वास की चमक से चमकता सा लगने लगा। अपनी पढ़ाई और डिग्री की सार्थकता आज जाकर सिद्ध हुई है। किसी सपने का साकार होना कितना कितना सुख देता है, आज अनुभव कर रही है वह। कब से इस घर में कुछ नया नहीं हुआ है, इसीलिए नौकरी लगने की खुशी में एक छोटा सा आयोजन करना है। किस किस को बुलाना है, किसको खुशी होगी, किसको नहीं, इन चर्चाओं का कोई अंत नहीं था। अब बच्चों का क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, किसके पास छोड़ेंगे, उसे बच्चों की चिंता सताने लगी। अम्मा को बुला लेंगे, पति ने सुझाव दिया। इतनी सी जगह में वे कैसे रहेंगी? फिर रवि के बच्चे भी तो छोटे छोटे हैं। तुम्हारी सैलरी मिलेगी अब तो अपना बड़ा सा मकान ले लेंगे। हाँ, यह ठीक रहेगा। अब अपन भी फ्लैट बुक कर देंगे, उसके बाद किश्तों पर गाड़ी उठा लेंगे। गाड़ी के बिना अच्छा नहीं लगता। स्कूटर पर चार चार लोग बनते भी नहीं हैं। मेघना ने तो इसीलिए अपने साथ जाना छोड़ दिया है। सपनों और आकांक्षाओं ने अंगड़ाइयाँ लेनी शुरू कर दी। इच्छाएं अनेक थी, सपने बहुरंगी थे। इच्छाओं ने मन की गति को भी तीव्र कर दिया। सपनों ने एक नए स्वप्न लोक की सृष्टि कर दी थी। जीवन में सब कुछ पाने का उत्साह चरम पर था। बड़ी लड़की मेघना चौथी कक्षा में पढ़ रही थी। छोटा लड़का मात्र 1.5 बरस का था। एक को रखने की परेशानी थी तो दूसरे को संभालने की। मेघना, कल से मैं ऑफिस जाऊंगी। बस से उतरकर सीधे घर आना। किसी के साथ कहीं भी मत जाना। अब तुम्हें अकेले रहना होगा। नहीं, मैं अकेले नहीं रहूंगी, मुझे डर लगता है। आप क्यों जाओगी? आपको क्या ज़रूरत है? ज़रूरत? देखो कैसे सवाल कर रही है ये लड़की। तुम्हारी तो ज़रूरतें हैं। बढ़िया खिलौने, सुंदर बैग, साइकिल, मैं सब कुछ दिला दूंगी। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मेघना ठुनकने लगी। जब नहीं ला पाते थे तो दूसरों से मांग मांग कर खेलती थी। दूसरों की साइकिल छीन कर चलाती थी। तुम्ही को तो बड़ा घर चाहिए था जिसमें झूला पड़ा हो। वह लड़की पर चीखने लगी। कोई घरवर नहीं चाहिए। किसी का कोई घरवर नहीं होता। घर तो सिर्फ माँ का पेट होता है। चटाक चटाक उसने जोर से चांटे मार दिए। गोरे नाजुक कपोलों पर लंबी उंगलियों के निशान उभर आए। उसको क्यों मार रही हो? उसे चीज़ों के लालच से नहीं, समझदारी से समझाओ। डायलॉग मारती है। टीवी देखकर उसी तरह की भाषा बोलने लगी है। एक बात भी है, जो चुपचाप मान ले या सुन ले। मार लो, चाहे जितना मार लो, मैं अकेली नहीं रहूँगी। अत्याचार करती हो, अपने को ज़्यादा समझती हो। मेघना रोती हुई अंदर के कमरे में बंद होकर बड़बड़ा रही थी। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। पति ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, औरों के भी तो बच्चे हैं, वे कैसे रहते हैं? मिसेज गुप्ता तो बाहर से ताला लगाकर जाती है। हम ऐसा नहीं कर सकते। उनके बच्चों ने शुरू से ही माँ बाप को नौकरी पर जाते देखा है। पूरे दिन के लिए बाई रख लेते हैं। बड़े जोर शोर से बाई की तलाश आरंभ हुई।
₹600 में एक वृद्धा बाई मिली। सारी दिनचर्या बदल गई। संपूर्ण दिन घंटों में तथा मिनटों में बदल गया। शांत, लंबी तथा गहरी नींद सुलाने वाली रात्रि सिकुड़कर आधी रह गई। सोते सोते 11-12 बज जाते। सुबह 5 साढ़े 5 उठना पड़ता। मेघना का टिफ़िन, बच्चे का दूध, नाश्ता, नहाना धोना, देखते देखते ऑफिस का टाइम हो जाता। उधर पति पूर्व की भांति आवाज़ें लगाते, अनु पानी निकाल देना। खुद निकाल लो न, टॉवल कहाँ है, ढूंढ नहीं सकते क्या, कपड़ों के बीच पड़ा होगा। थोड़ा पहले तैयार नहीं हो सकते थे, वह चिढ़कर कहती। तो क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे फ़र्क पड़ता है ना। शाम को जब ऑफिस से वापस आती तो लगता ही नहीं कि अपने घर में लौटी हो। चारों तरफ खिलौने, बर्तन, कपड़े तथा किताबें फैली होती। बाई, यह सब क्या है? वह झुंझलाने लगती है। क्या करूं मैडम, आपके बच्चे बहुत परेशान करते हैं। बेटा दिन भर रोता रहता है। बिटिया स्कूल से लौटते ही एक एक चीज़ फैला देती है। दिन भर लड़ती रहती है। देखिए कितने बाल खींच दिए दोनों ने मिलकर। मम्मी, मैं इस बाई के साथ नहीं रहूँगी। यह गंदी है, चुड़ैल है, मारती है, चिकोटी काटती है। देखो भैया को भी मारती है। क्यों बाई, ऐसा है तो छुड़ा दो मुझे। बाई धमकी भरे अंदाज में आ जाती है। नहीं नहीं, वह हड़बड़ा जाती है। आया नहीं आएगी तो ऑफिस कैसे जाएगी? छुट्टी ले नहीं सकती। नई नई नौकरी है, इम्प्रेशन खराब होगा। फिर अभी तो प्रोबेशन पीरियड चल रहा है। देखो बेटा, बाई की बेइज्जती नहीं करते, उसके साथ तमीज़ से पेश आया करो। वह गंदी है, बदबू आती है उसके कपड़ों से, खाना छू लेती है। इधर आप कहती हो साबुन से हाथ धोकर पानी पिया करो, उधर बाई बिना हाथ धोए पानी भर लेती है। भगा दो उसे। मेघना बिना रुके बोलती जाती। चुप रहो, जिद्दी हो गई हो। कितने घरों में बाइयां रहती हैं, उनके बच्चे कैसे रहते हैं? बात नहीं मानेगी क्या? उसने चिल्लाकर कहा। वह देख रही थी कि वह मेघना को जितना खुश रखने की कोशिश करती है, मेघना उतनी ही उद्दंड होती जा रही है। लड़का भी बीमार बच्चे की तरह हर समय रोता रहता है। हे भगवान, नौकरी करके मैंने गलती की है। बच्चे यूं बिगड़ते जा रहे हैं, कोई अनुशासन रह नहीं गया है। संस्कार तो जैसे है ही नहीं। मुझे क्या पड़ी थी, सब कुछ हाथों से छूटता जा रहा है। वह गहरी हताशा तथा पीड़ा में डूब जाती। पर वह जीवन भी क्या था? नीरस सपनों से महरूम, इच्छाओं रहित। आइसक्रीम खाना एक स्वप्न की तरह लगता था। नए नए कैसेट सुनने के लिए खिड़कियां खोलकर खड़े रहना पड़ता था। पत्रिकाएं लेने के लिए दूसरों का मुंह देखना पड़ता था। नई किताबें तो मुद्दत हुई खरीदे हुए। उसकी नौकरी लगने से कितना बदलाव आ गया है। नए पर्दे, नए कपड़े, छत पर गमलों में गुलाब लग गए हैं। 3 पत्रिकाओं के लिए चंदा भेज दिया है। मनपसंद अखबार आने लगे हैं। उसे सचमुच घृणा होने लगी है पुरानी बदरंग चीजों से। उसे नफरत है अभावपूर्ण जिंदगी से। वह स्वभाव से मस्त और नफासतपूर्ण जिंदगी की कायल है। उसका हमेशा से यह मानना रहा है कि तिल तिल करके घुटने से अच्छा है कि मेहनत करके पैसे कमाए जाएं। वही उसने किया भी। पढ़ाई में एक लक्ष्य रहता था, सपना रहता था स्वयं को लेकर, जिंदगी को लेकर। लेकिन बच्चों को यूं जिद्दी तथा चिड़चिड़ा होते देखकर हताश हो उठी है वह। संवेदनशील तथा कोमल हृदय की माँ की भावनाओं के साथ द्वंद्व चलता रहता है उसके मन में, जो बच्चों के हर ख्याल तथा भावना के साथ सरोकार रखती है। मन पछतावे से भर उठा। क्यों मारा बच्चों को? कहीं ऐसा तो नहीं आया सचमुच बच्चों को मारती हो, उनका दूध भी पी जाती हो?
मुझे बच्चों की बातें भी माननी चाहिए। मैं उन पर विश्वास नहीं करूंगी तो वे मुझ पर विश्वास रखेंगे। क्या करूं? बेटे को क्रैच में डाल दूं? वहां भी वही हालत होगी। वहां कई बच्चे होंगे, वो लोग ठीक से रखते भी हैं। और मेघना को, उसको डे बोर्डिंग स्कूल में डाल देते हैं। फायदा क्या है? जितना कमाएंगे उतना तो इसी सब में चला जाएगा। तो कमा किसके लिए रहे हैं? कई क्रैच देखे गए, एक क्रैच घर के पास में ही था। जब वे दोनों देखने गए तो क्रैच साफ सुथरा था। कमरे में पलंग पड़ा था, कूलर रखा था। क्रैच चलाने वाली औरत जवान, सुंदर, साफ सुथरी तथा हमेशा हंस हंस कर बातें करने वाली विधवा औरत थी। उसके दोनों बच्चे स्कूल जाते थे। उसके पास फिलहाल 3 बच्चे रहते थे। पति पत्नी औरत के व्यवहार से बेहद प्रभावित हुए। उन्हें राहत मिली कि चलो बच्चा अच्छी जगह रहेगा। दूध की बोतल, पानी की बोतल, लंच बॉक्स, कपड़े वगैरह रखकर जब वे सुबह बच्चे को छोड़ने जाते तो औरत जिसका नाम विमला था दरवाजे पर हंसती हुई मिलती। चंदन का तिलक उसके चौड़े माथे की सुंदरता को बढ़ा देता था। लेकिन जैसे ही माँ बाप जाते, विमला बच्चों को पलंग से नीचे उतार देती। नीचे उतरो, खेलो, रोना नहीं, चुप रहो। विमला का हंसता हुआ चेहरा दहशत पैदा करने वाला चेहरा बन जाता। गंभीर आवाज सुनकर बच्चे सहम जाते। 3 बच्चे बड़े थे, यही बच्चा सबसे छोटा था। इस बच्चे की दूध की बोतल से वह दूध निकालकर चाय बना लेती, कूलर बंद कर देती। बच्चे गर्मी के मारे बेहाल हो उठते। इस बच्चे को बिना कूलर के नींद नहीं आती थी। गर्मी से बेहाल बच्चा बाहर को भागता। बाहर मत निकल, क्यों गया था? बोल, दोबारा जाएगा? वह आंखें तरेर कर अपना रूप बदल लेती। तब बच्चा गुस्से में क्यारियों में लगे फूल तोड़ देता। तब तो जैसे शामत आ जाती। क्यों तोड़ा फूल? फिर तोड़ेगा? दीदी बहुत मारेगी। बच्चा सांस रोककर, सिसकियां दबाकर सहम जाता। डर कर पैंट में पेशाब कर देता। फिर डांट पड़ती, चल उतार, गंदा कहीं का। छुट्टी होते ही विमला के बच्चे घर आ जाते। तब उन दोनों की दादागिरी से भोला भाला बच्चा त्रस्त हो जाता। देखो माँ, ये मेरी किताबें छू रहा है। चल हट यहाँ से, चालाक कहीं का। लड़की बच्चे को जानवरों की तरह घसीटती हुई ले जाती। मेरे फूल तोड़े थे, फिर तोड़ेगा? किताब फाड़ दी। चट चट गालों पर कितने ही चांटे पड़ते। क्या करती है तू? निशान दिखेंगे तो उसकी मां नहीं रखेगी, सब जगह बता देगी। विमला बच्चे के गालों पर मालिश करती। गालों पर मत मार, डांट दिया कर। शाम को जैसे ही माँ बाप के आने का वक्त होता, विमला बच्चे को तैयार कर देती। यह सुस्त क्यों है? क्या बात है? बच्चों ने मारा तो नहीं? खाना तो ठीक से खाता है? दूध पीता है? वह बच्चे को उदास देखकर चिंतित हो जाती। हाँ हाँ भाभी, पर रोता बहुत है। आदत नहीं है अभी, चुप चुप रहता है। मैं अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ पर नहीं खाता। दिन में तो लाइट रहती है ना, इसे कूलर में सोने की आदत है। हाँ, कूलर तो दिन भर चलता है। विमला के भोले भाले चेहरे पर झूठ की लकीरें छुप जाती थी। वह अपनी सयानी बातों से स्वयं को निर्दोष साबित कर देती। बच्चे के गिरते हुए स्वास्थ्य तथा सहमेपन से माता पिता दोनों चिंतित थे, पर इसके अलावा कोई चारा नहीं था। लौटते वक्त मेघना को लेना पड़ता था। उसका होमवर्क देखने का वक्त ही नहीं मिलता था। डायरी में हर रोज कोई न कोई रिमार्क लिखा आता। हर कॉपी में नोट लिखे थे। टीचर ने कई बार बुलाया था। डर के मारे मेघना ने बताया नहीं। वह पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन इस वर्ष काफी पीछे हो गई थी। माँ बाप की सहूलियत के हिसाब से
बच्चे यहाँ वहाँ फेंके जा रहे थे जहाँ उनका एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा था। स्वयं पढ़ने की आदत डालो। क्या और बच्चों के माँ बाप नौकरी नहीं करते? वे भी तो क्लास में अच्छी रैंक लाते हैं। वे कैसे पढ़ते हैं? बात मानते हैं, अनुशासन में रहते हैं, अपना काम स्वयं करते हैं। ये तो उद्दंड हुई जा रही है। अपन एक अच्छा सा ट्यूटर लगा देते हैं, उससे क्या होगा? हम लोग टाइम नहीं दे पाते हैं, इसलिए पढ़ाई में ये पिछड़ रही है। 400-500 रुपए से कम नहीं लेगा। देंगे, क्या करें? बच्चों का भविष्य बर्बाद थोड़े ही न करना है। नौकरी से उतना नहीं आ रहा जितना खर्च हो रहा है। यह मलाल उसके मन को व्यथित कर देता, पर सैलरी मिलने पर मनपसंद चीजें खरीदने का सुख इन तमाम परेशानियों को भुला देता था। किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में 2 घंटे बैठकर खाना खाने में जो आनंद मिलता है, वह कहीं न कहीं एक संघर्षशील चेतना से उपजा आनंद होता है। अब बच्चों को किसी चीज के लिए तरसना नहीं पड़ता है। जीवन में यह संतोष तो रहेगा कि बच्चों के लिए जो सोचा वह किया है। लेकिन पहले बच्चे को जुकाम नहीं रहता था, अब 24 घंटे नाक बहती रहती है। कई बार उसकी सांस फूलने लगती है। वह हमेशा डरा सहमा रहता है। छोड़ते वक्त वह माँ को इतनी जोर से पकड़ लेता था कि उसे छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। या ऑफिस जाते वक्त वह दरवाजे को बाहर से बंद कर देता था, स्वयं कमरे में बंद हो जाता था। तब उसने दूसरा रास्ता निकाल लिया था। सोते हुए बच्चे को चुपचाप छोड़कर चली जाती थी। जागने पर बच्चा आसपास माँ को न पाकर दहाड़ मारकर रोने लगता। विमला आंखें निकालकर होंठ भींचकर उसे चुप कराती तो उसकी घिघी बंध जाती। एक चेहरा जिसके बारे में वह कुछ भी कह नहीं पाता है, वह उसे भय तथा धमकी से डरा देता था। इस प्रकार बच्चा अंदर से लगातार लड़ता रहता था। उस चेहरे के आतंक से लगातार वह उसे अनदेखा करता। आज विमला के घर में बच्चा पहली बार हल्का सा मुस्कुराया था, एक रंगीन डॉल को देखकर। यद्यपि बच्चे के पास हर तरह के अनगिनत खिलौने थे, मगर उस डॉल की मुस्कुराहट में कुछ ऐसा था कि बच्चा उसकी तरफ खींचा चला गया। बच्चे ने डॉल उठा ली, पहले डरते डरते छुआ, फिर उसके साथ खेलने लगा। वेलवेट पेपर से बनी डॉल के कपड़े निकल गए, हाथ अलग हो गए, मुंडी अलग हो गई, मगर बच्चे को इन्हीं सबके साथ खेलने में मजा आ रहा था। वह डॉल को पुनः पुनः जोड़ने की कोशिश करता, मगर डॉल तो कई हिस्सों में बंट चुकी थी। विमला की लड़की ने देखा तो जोर जोर से चिल्लाने लगी। फिर बच्चे को घसीटकर बाहर ले गई, जमीन पर धक्का मारकर लेटा दिया। गाल पर चांटों के निशान आ जाते, इसलिए पीठ पर कई मुक्के मार दिए। बाल इतनी जोर से खींचे कि कुछ बाल उसकी उंगलियों में फंस गए। पागल, मार डालेगी क्या? मर जाएगा तो छोड़ दे। विमला ने लड़की को परे धकेला। इतनी मार उठा पटक के कारण बच्चा सांस साध कर रह गया। उसकी आंखें ऊपर चढ़ने लगी। पानी ला, कुछ हो गया तो सारे लोग अपने बच्चे वापस ले लेंगे। वैसे भी वह कमजोर है। मैंने डांट दिया था तो निशान तो नहीं आए पीठ पर। कूलर चला दे। बच्चे की सांस सामान्य नहीं हो पा रही थी। उसने पीठ थपथपाई, सिर पर हाथ फेरा, तब कहीं जाकर बच्चा सांस लेने की स्थिति में आ सका। अब उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। क्या करूं मैं? वह घबरा उठी। बाहर ले नहीं जा सकती थी। पड़ोस वालों को आवाज सुनाई देगी तो वे पूछने लग जाएंगे। उन्होंने शिकायत कर दी तो उसके हाथ पांव फूलने लगे। कभी पानी पिलाती तो कभी दूध, तो कभी छाती से चिपकाकर पुचकारती, लेकिन बच्चा था कि चुप नहीं हो रहा था। और न जाने किस पल अधैर्य होकर उसने बच्चे को पलंग पर पटक दिया। चुप हो जा मेरे दादा, बिल्कुल चुप, वरना मारूंगी मैं इस लकड़ी से, समझे? वह शक्ति भर चिल्ला रही थी
और बच्चा डर से थरथराता खामोश होकर पलंग पर औंधा पड़ा था। शाम को माँ को देखते ही बच्चे की रुलाई फूट पड़ी, जैसे रोकर ही वह अपनी बात कह रहा है। क्या बात है, क्या हो गया? यह इतना सुस्त क्यों है? इसे तो बुखार है। क्या गिर पड़ा था? झगड़ा तो नहीं हुआ किसी के साथ? विमला क्या जवाब दे? नहीं भाभी नहीं, खेलते वक्त गिर गया था यह। कहाँ से? पलंग से? चोट तो नहीं लगी? उसने पीठ पर हाथ फेरा तो बच्चा करहा उठा। मुक्के की अनदेखी चोट दर्द दे रही थी। यह क्या? किसने खींचे इसके बाल? वह बिफर कर बोली, इतनी जोर से बाल खींचे कि उसके बाल उखड़ गए हैं। मैं तुम्हारे भरोसे छोड़कर जाती हूँ, मगर यहाँ तो बच्चा अनाथों की तरह पड़ा रहता है। आपस में लड़ रहे थे भाभी। विमला हकलाते हुए रुआंसी होकर सफाई देने लगी। उसे लगा अब सारी बातें खुल जाएंगी। मैंने सबको खूब डांट दिया है, कल से इसे अलग रखूंगी। विमला घिघियाते हुए बोली, तो क्या तुम भी बच्चों को मारती डांटती हो? नहीं भाभी, शैतानी करते हैं तो डांटना पड़ता है। चलो देर हो रही है, बच्चों की बातों को लेकर इतना टेंशन नहीं करना चाहिए। बच्चे तो गिरते पड़ते रहते हैं, वरना मजबूत कैसे बनेंगे? बच्चे का पिता सहज ढंग से बोला, जैसे कुछ हुआ ही न हो। विमला की आंखों में तैरते आंसू उसकी बातें सुनकर सूखने लगे। कोई तो है जो उसका पक्ष ले रहा है। बच्चा 3-4 दिन तक बुखार में तड़पता रहा। माँ को पल भर के लिए छोड़ता न था। अचानक डर कर कांप जाता था। जोर की आवाज सुनकर दुबक जाता था। लगता है विमला बच्चों को डराती है। बेचारी कितने प्यार से तो रखती है। देखा नहीं कैसे पीछे पीछे लगी रहती है। फिर क्या हो गया है इसे? दवाइयाँ दे रही हूँ, नजर उतरवा दी है, फिर भी ठीक नहीं हो रहा। मौसम ही ऐसा चल रहा है। कल तुम छुट्टी ले लेना। नहीं, मैं नहीं ले सकता। मैं लगातार 3 दिन से छुट्टी पर हूँ। बॉस से बोल देना बच्चा बीमार है। बॉस भी जानता है कि बीमारी में बच्चे को माँ की जरूरत होती है। किस शास्त्र में लिखा है ऐसा? वह चिढ़कर बोली, माँ होकर इतना भी नहीं समझती हो? माँ होकर सब कुछ समझती हूँ। यही तो मेरे दुख का कारण है, जबकि तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आता है। वह मन ही मन चिढ़कर बोली। 4-5 दिन बाद बच्चा थोड़ा स्वस्थ हुआ। माँ के पास रहकर हंसता खेलता, पर जैसे ही अपरिचित औरतों को देखता जाकर छुप जाता। हर औरत में उसे विमला नजर आने लगी थी। सबके बीच हंसती हुई, मगर एकांत में आंखें तरेरती, मार का भय दिखाती, लकड़ी से टाँचती, मारती। विमला का साया सोते जागते उसकी अंतस चेतना पर खड़ा आंखें दिखाता रहता था। 6वें दिन बच्चा फिर तैयार किया जा रहा था। टिफिन, बोतल, दवाइयाँ, फल आदि से भरा थैला लिए बच्चे का पिता मुस्कुराता हुआ झूला घर के सामने खड़ा था, और उधर माँ जबरदस्ती बच्चे की बाहें छुड़ाने के प्रयास में कभी बच्चे को पुचकारती, तो कभी समझाती, तो कभी डांटती। अंततः जब बच्चा किसी भी तरह नहीं माना, तो एक चांटा मारकर पलंग पर पटक कर चल दी। बच्चा पहले तो चीख चीख कर रोया, मगर माँ का साया अदृश्य होते ही सहम कर चुप सा हो गया, कहीं फिर से मार न पड़े। इस सब से बेखबर विमला जल्दी जल्दी टिफिन खोलकर देखने लगी कि आज उसके बच्चों को खाने के लिए नया क्या मिलेगा। अभी आप सब सुन रहे थे हिंदी साहित्य जगत की जानी मानी लेखिका उर्मिला शिरीष द्वारा लिखी कहानी झूला घर। आशा करती हूँ कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।